नासा की नज़रें अब मार्स पर है। उसका लक्ष्य है अगले 20 से 25 सालों में इंसानों को मार्स पर भेजना। लेकिन हमारे इस पड़ोसी ग्रह पर जीत हासिल करना शायद हमारे लिए लगभग असंभव सा है। कभी कभी तो लगता है कि मार्स बना ही हमसे दूर रहने के लिए है। कहीं हम इसमें नाकामयाब तो ना हो जाएंगे। लेकिन यह तो सच है कि इंसान अपनी टेक्नोलॉजी को तेजी से डेवलप करने में लगा हुआ है। अब हमें लगातार नए नए अंतरिक्ष यान देखने को मिल रहे हैं। मंगल ग्रह पर भेजे गए मिशनों में से अभी के समय में 9 ही मिशन काम कर रहे हैं। ये है रेड प्लेनेट, जिसे अर्थ का पड़ोसी भी कहा जाता है, जो कि नासा के अब तक के मिशन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यह सोचकर भी हैरानी होती है कि इतनी दूर सुरक्षित कैसे पहुंचा जाए। मार्स पर पहुंचने के बाद वैज्ञानिकों को एक बहुत बड़ी बाधा झेलनी होगी। इस ग्रह पर उतरना बहुत मुश्किल है। यहाँ लैंडिंग के लिए पहले से ही सही तरीके से तैयार होना होगा। अभी तक यह कार्य सफल नहीं हो पाया है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने 2016 में अपने 1875 के स्चियाप्रेल्ली लैंडर के लैंड करने की उम्मीद की थी, लेकिन लैंडर सिस्टम में एक गड़बड़ हो गई। दरअसल लैंडर का पैराशूट जल्दी ही अलग हो गया था और लैंडर करीब 33 सेकंड तक अकेले ही गिरता रहा और इसी दौरान स्चियाप्रेल्ली लगभग 550 प्रति घंटा की रफ्तार से मार्स की सतह से टकराया और सतह पर एक गहरा ब्लैक धब्बा बन गया। यह एकमात्र मिशन नहीं है जो बेकार हो चुका है। यहाँ कहीं बेजुबान स्पेसक्राफ्ट पड़े हुए हैं जो खराब हो चुके हैं, या जिन्होंने लैंडिंग के समय ही अपना अस्तित्व खो दिया था। मार्स का एटमॉस्फेयर अर्थ के मुकाबले 100 गुना थीम है, इसलिए वहाँ किसी भी स्पेसक्राफ्ट को आने या लैंडर को धीमा करने के लिए किसी भी प्रकार का ट्रैक नहीं है। यानी कि यहाँ पर हमारी पृथ्वी जैसा मामला नहीं है। अर्थ पर बड़े बड़े पैराशूट की वजह से सतह पर उतारने के लिए रफ्तार धीमी हो जाती है। ऐसे में मंगल का एटमॉस्फेयर एक बड़ी समस्या है जो अरबों सालों से बनता आ रहा है। यहाँ का एटमॉस्फेयर ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ की देखभाल न होने के कारण यहाँ का एटमॉस्फेयर घटता बढ़ता रहता है। जहाँ आपने पढ़ा या सुना होगा कि पृथ्वी का अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसी के साथ एक ओजोन लेयर भी है, जो कि पृथ्वी के क्लाइमेट को संतुलन बनाए रखने और एटमॉस्फेयर को सुरक्षित रखने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन मार्स कुछ अलग प्रकार का है। 4 अरब साल पहले मार्स का घूमता हुआ केंद्र ठंडा और ठोस होने लगा। इसी कारण मार्स का गर्म कोर नहीं रहा और उसके साथ ही मैग्नेटिक फील्ड बनना भी रुक गया। इसीलिए मार्स पर एटमॉस्फेयर ना होने के कारण लैंडिंग के लिए हमें कुछ अलग सोचना होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू जादव और आप देख रहे हैं SPS रिसर्च यूट्यूब चैनल। 2012 में एक अनोखे स्काई क्रेन ने पैराशूट और वेपन रॉकेट का इस्तेमाल करके क्यूरियोसिटी रोवर को लैंड करवा दिया। इससे पहले वाले मिशन के दौरान हवा से भी एक बॉल जैसी चीज का इस्तेमाल किया गया था, जो स्पेसक्राफ्ट को खुद में समाये हुए थी। और ऐसे में मंगल पर लैंडिंग के लिए एक एडवांस लैंडर की जरूरत थी। अगर एक ह्यूमन लैंडर का वजन 1000 किलोग्राम से भी ज्यादा होगा तो सुपरसोनिक पैराशूट भी किसी क्रू को मार्स पर सुरक्षित नहीं उतार पाएगा। हालांकि नासा के क्यूरियोसिटी रोवर की बात करें तो इसकी अवधि 687 दिनों के बराबर रखी गई थी। जिसके शुक्र वजन की बात करें तो केवल रोवर का ही वजन 899 किलोग्राम था। इस मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह के पर्यावरण और भूविज्ञान का अध्ययन करने के साथ साथ जीवन की उपस्थिति को भी खोजना था। यही नहीं, अभी तक यह रोवर मंगल की अजीबोगरीब तस्वीरें हमें दिखाते आया है। मार्स पर किसी भी मिशन को लैंड करना अभी भी मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर एस्ट्रोनॉट मार्स पर पहुंचाने में सफल भी हो जाते हैं तो भी वहां का एटमॉस्फेयर एस्ट्रोनॉट्स के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा, क्योंकि मार्स पर रेतीले तूफान मंडराते रहते हैं। इसी कारण मार्स को शैतान के रूप में भी देखा जा सकता है। यहाँ पर मिट्टी के दिखने वाले ऊंचे ऊंचे बादल बहुत खतरनाक है। यहाँ की मिट्टी चिपचिपी है, जिसको सूर्य की रोशनी से स्टार्टिक चार्ज मिलती है और यह मिट्टी चीजों से चिपकने लगती है। यह आपके स्पेस सूट में घुसेगी और आपके वाइजर से चिपक जाएगी, यहाँ तक कि सोलर पैनल को भी ढक लेगी। रेड प्लेनेट ऐसी ही धूल से ढका पड़ा है। एक नई रिसर्च से पता चला है कि यह जिस जगह से आती है उस जगह को द मेडुसेफोसेस फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ की मिट्टी के कण हवा में जब उड़ते हैं तो उन्हें नीचे आने में काफ़ी समय लगता है और इसी प्रक्रिया से वहाँ धूल के बड़े बड़े तूफान बन जाते हैं। ये तूफान सूर्य की किरणों को रोककर मार्स को ठंडा कर देते हैं, जिससे जमीन और एटमॉस्फेयर के तापमान में अंतर पैदा हो जाता है। इस प्रकार वहाँ हवा और तूफान बढ़ने लगते हैं। नासा का अपॉर्चुनिटी रोवर
ऐसे ही किसी खतरे से बचाने के लिए खूबी वाकिफ है। नासा के अपॉर्चुनिटी रोवर का मकसद था मार्स पर कभी रहे पानी के सबूतों को इकट्ठा करना। उस रोवर को जनवरी 2004 में मार्स पर उतारा गया था। इसी रोवर के द्वारा हम कहीं जानकारी इकट्ठा करने में सफल भी हुए हैं। 2018 वह साल था जब रोवर को लगभग 15 साल हो चुके थे। तभी क्षितिज पर विशालकाय बादल नजर आने लगे। यह बादल साधारण बादल नहीं थे, ये बादल हवा और धूल से भरे विशालकाय रूप धारण किए हुए थे। पहले आपको यह बता दें कि अपॉर्चुनिटी रोवर को धूप से ही पावर मिलती थी। रोवर पर लगे हुए अपने सौर पैनल सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा करके रोवर तक पहुंचाते थे, लेकिन मार्स पर धूल भरे इस बादल ने पूरे प्लेनेट को ढक लिया, जिससे धूप रुक गई और धूप मार्स तक नहीं पहुंच पाई, जिससे रोवर को पावर मिलना बंद हो गया। पर वैज्ञानिकों की सोच थी कि जब यह तूफान थम जाएगा उसके बाद अपॉर्चुनिटी को वापस पावर की सप्लाई मिलने लगेगी और रोवर फिर से चालू हो जाएगा। लेकिन नासा की कई कोशिशों के बाद भी ऐसा नहीं हो सका। अपॉर्चुनिटी रोवर इंसानों से दूर गुम हो चुका था। ऐसे में 2018 में उसका अंत मान लिया गया। इसी को देखते अगर नासा के स्पेसमैन मंगल पर पहुंच भी जाते हैं तो यह तूफान उनके लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। यही नहीं, उनके द्वारा ले जाए गए स्पेसक्राफ्ट को भी समाप्त कर सकता है। ऐसे में मार्स पर जाने वाले या मार्स पर बसने वाले इंसान को एक सुरक्षात्मक कवच की जरूरत पड़ेगी जो आने वाले खतरों का सामना कर सके। इस कवच का कार्य धूल भरी आंधियों को रोकना ही नहीं, इसके साथ ठंड से अंतरिक्ष में आने वाले रेडिएशन से सुरक्षा करना भी होगा। इंसानों को मार्स पर रहने के लिए ऐसे स्ट्रक्चरों का निर्माण तो किया जा सकता है जो तूफानों और ठंड से सुरक्षा कर सके, लेकिन क्या ये काफ़ी होगा या नहीं? इंसानों को जीवित रखने के लिए खाने पीने और श्वास की भी जरूरत पड़ेगी। इंसान पृथ्वी पर रहने के लिए बना है और यहाँ ये सभी चीज़ें उपस्थित है। मार्स पर हमें खाना पानी और ना ही श्वास लेने के लिए हवा मिलेगी, लेकिन इतनी सब कठिनाइयों के बाद भी इंसान मंगल पर रहने की क्यों सोच रहा है? अगर देखा जाए तो इससे अगला सबसे करीबी प्लेनेट वीनस मार्स से भी खतरनाक है। वीनस की सतह बहुत गर्म है, इसके एटमॉस्फेयर में जानलेवा केमिकल है, तो इसकी तुलना में मार्स हमारे लिए कहीं गुना बेहतर हो सकता है। वीनस के मुकाबले मार्स पर जीत हासिल करना काफ़ी आसान लगता है। हमें मार्स पर रहने के लिए क्या चाहिए? खाना पानी और हवा, जो हम साथ ले जा सकते हैं, लेकिन वहाँ लंबे समय तक रहने के लिए इन वस्तुओं की वही व्यवस्था करनी होगी। यहाँ बसने वाले इंसानों को अपनी खुराक खुद उगानी होगी, लेकिन यहाँ की धरती जहरीली है। देखने में मार्स की धूल मामूली धूल लगती है, लेकिन पता चलता है कि परक्लोरेट की अधिक मात्रा है और ये इंसानों के लिए काफ़ी खतरनाक है। परक्लोरेट वह केमिकल है जो मार्स के धूल भरे बादलों में बिजली के जरिए बनते हैं। मार्स की मिट्टी में इसकी संख्या करीब 1% है। ऐसे में एस्ट्रोनॉट के द्वारा मार्स पर उगाई जाने वाली खुराक में परक्लोरेट की मात्रा होगी, जिससे एस्ट्रोनॉट इसके सीधे संपर्क में आएंगे। ये हमारे थायराइड ग्लैंड के कार्यों के तरीकों को बदल कर रख देगी। इस जहरीली गैस को पानी या बैक्टीरिया की मदद से साफ करने के आइडिया तो मौजूद हैं, लेकिन यह टेक्नोलॉजी अभी तैयार नहीं हुई है। यहाँ बसने वाले इंसानों को सबसे पहले खुराक उगानी होगी। इस समस्या का समाधान नासा के पास है। हाइड्रोपोनिक्स मार्स पर बसने वाले किसी भी शख्स को खुराक तैयार करके देंगे। इसके लिए पृथ्वी से बीज या पौधे लेकर मार्स पर जा सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि इसे मार्स पर उगाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी की जरूरत होगी। पर पौधों से पहले हमें यहाँ बसने वाले इंसानों के लिए पानी की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि कोई भी इंसान पानी के बिना 3 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। स्पेस इंटरनेशनल स्टेशन पर रहने वाले वैज्ञानिक अपने नहाने, पेशाब करने और पसीने वाले पानी को रिसाइल करके वापस उपयोग में लेते हैं। फिर भी उन्हें 6000 लीटर पानी की हर साल जरूरत पड़ती है। ऐसी हर डिलीवरी का वजन 6 टन से भी ज़्यादा होता है। ऐसे में मार्स तक पानी पहुंचाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मार्स पर लाखों सालों से बहता पानी मौजूद नहीं रहा। ऐसे में बेहतर होगा कि मार्स पर ही पानी को खोजा जाए, जिसके सबूत भी मिल चुके हैं। मार्स पर भी पृथ्वी जैसे बादल हैं, लेकिन ये बादल इतने पतले हैं कि इनसे कोई भी बारिश नहीं होती है। तो वैज्ञानिकों को पानी के कोई और भी स्रोत ढूंढने होंगे। हालांकि इस सतह पर तरल रूप में पानी के सबूत नहीं मिल पाए हैं, लेकिन ठोस रूप से यहाँ आइस के रूप में सबूत प्राप्त हुए हैं। अगर हम उस आइस को पिघलाने में सफल हुए तो हम इसे पीने लायक पानी बना सकते हैं और इसी से ही पेड़ भी उगा सकते हैं। पर समस्या यही खत्म नहीं हो जाती। अगर हम इसमें सफल भी हो जाते हैं तो भी हमें एक और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और वो है ऑक्सीजन। मार्स पर ऑक्सीजन तो मौजूद है, लेकिन वह हवा में नहीं है। हम उस ऑक्सीजन से श्वास नहीं ले सकते, यह मिट्टी में है।
हम ऑक्सीजन को साथ भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन हमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इस कारण हम इसे मार्स पर ही बना सकते हैं। हमारे पास ऐसा तरीका तो मौजूद है जिससे ऑक्सीजन बनाई जा सके, इस पर नासा एजेंसी भी काम कर रही है। जब नासा का 2020 रोवर मार्स पर पहुंचेगा तो वह मार्स पर ऑक्सीजन या मॉक्सिको को अंजाम देगा। लेकिन यह टेक्नोलॉजी अभी इतनी विकसित नहीं कि यह हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बना सके। इस टेस्ट में पहली बार किसी दूसरे प्लेनेट पर ऑक्सीजन बनाई जाएगी, लेकिन यह पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं बना पाएगा। ऐसे में हमें टेक्नोलॉजी के आकार को बढ़ाना होगा। मार्स पर बसने की बात तो दूर, क्या हम इन टेक्नोलॉजी के साथ वहां पहुंच पाएंगे? फिर भी बार बार सामने यही सवाल आता है कि आखिर हम ऐसा कैसे करेंगे। मार्स पर पहुंचना इतना आसान भी नहीं है जितना हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंच जाते हैं। मार्स पर जाने के लिए हमें बहुत ज्यादा मात्रा में फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, और यह तभी संभव है जब हमारे किसी स्पेसक्राफ्ट की साइज को बढ़ाया जाए। नासा के पास इस समस्या का कुछ हद तक समाधान तो है, लेकिन उसी के साथ कुछ समस्याएं भी है। ओरायन की शक्ल में 28 टन के स्पेसक्राफ्ट का मास किसी स्कूल बस से 2 गुना है, लेकिन इस क्राफ्ट को लॉन्च करने वाले रॉकेट को लाखों पाउंड की ट्रस्ट करनी होगी, और यह एक समस्या है। 1969 में नासा के सैटर्न वी रॉकेट ने अपोलो अंतरिक्ष एस्ट्रोनॉट्स को 7.6 मिलियन पाउंड ट्रस्ट के साथ मून पर पहुंचा दिया था। यह 23 जंबो जेट की पावर से भी ज्यादा था। पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए स्पेसक्राफ्ट को 40,000 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से सफर करना होगा, और यह हासिल करने के लिए नासा दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट बना रहा है। अब सोच रहे हैं कि 1960 के दशक में जो बड़े रॉकेट बनाए जाते थे, हम उन्हें भी और पावरफुल के साथ वापस बनाएं, और इसी कदम में जो रॉकेट बनाया जा रहा है वह अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट होगा। यह अपोलो स्पेसक्राफ्ट को ले जाने के लिए बनाए गए सैटर्न 5 रॉकेट से भी बड़ा है। SLS न सिर्फ ओरायन स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजेगा, बल्कि इसे मार्स की तरफ भी रवाना करेगा, लेकिन इसमें बहुत देरी हो रही है। इसकी पहली टेस्ट दिसंबर 2017 में होनी थी, फिर इस कार्य को 2020 में होना तय किया गया, लेकिन अब इसे इस प्रकार से डिजाइन किया जा रहा है जो बार बार काम आ सके। अर्थ से मार्स की न्यूनतम दूरी 54 मिलियन किलोमीटर है, और यह औसत दूरी 250 मिलियन किलोमीटर भी हो सकती है। यह दूरी तब होती है जब सूर्य की ऑर्बिट कर रहे अर्थ और मार्स दोनों ही विपरीत हो। मंगल की दिशा में यान भेजने का सही समय तभी होता है जब सूर्य की परिक्रमा करते हुए वह पृथ्वी के सबसे निकट आ रहा होता हो। यह निकटतम दूरी हर 26 महीने बाद देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंगल और पृथ्वी से अलग अलग दूरियों पर स्थित परिक्रमा कक्षाओं में रहकर अलग अलग गति के साथ उसकी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी तो सूर्य के 365 दिनों में अपनी परिक्रमा पूरी कर लेती है, लेकिन मंगल और सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी के 687 दिनों यानी लगभग 2 वर्षों का समय लगता है। इसलिए मार्स का 1 वर्ष लगभग पृथ्वी के 2 वर्षों के बराबर होता है, और यही वजह है कि ज्यादातर वैज्ञानिक मार्स पर मिशन भेजने के लिए किसी ऐसे समय की प्रतीक्षा करते हैं जिस समय अर्थ और मार्स की दूरी कम से कम हो, क्योंकि ऐसा करने में फ्यूल और समय दोनों की बचत होती है। लेकिन ग्रहों की यह तालमेल सिर्फ 26 महीने में एक बार ही देखने को मिलती है। अगर हम ऐसे ही किसी समय को मिस कर देते हैं तो हमें फिर से 2 साल से भी ज़्यादा समय का इंतजार करना होगा। स्पेस ट्रेवल से हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती है और दिमाग पर भी असर पड़ता है। ऐसे में क्या कोई एस्ट्रोनॉट बिना किसी सुविधा के मार्स तक के सफ़र में जिंदा रह पाएगा? नासा की योजना 2030 तक इंसानों को रेड प्लेनेट तक पहुंचाने की है, और इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है हमारे नाजुक शरीर। मार्स में जा रहे एस्ट्रोनॉट को तारे के कोर में बन रहे रेडिएशन को झेलना होगा। ऐसा कुछ रेडिएशन हमारे सूर्य से निकलता है। जब सोलर एजेक्शन जानलेवा पार्ट एजेक्शन की लहरों को बाहर फेंकते हैं तो ऊर्जा से भरे यह कण प्रकाश की गति से गैलेक्सी से होकर गुजरते हैं। अगर ये कम मात्रा में हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी मात्रा अधिक रही तो ये हमारे डीएनए के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। यह रेडिएशन लंबे समय से स्पेस में रह रहे इंसानों को गंभीर हानि पहुंचाती है। हम स्पेस में जितना ज़्यादा रहेंगे खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। ये कॉस्मिक बुलेट्स यहाँ तक कि कैंसर की वजह भी बन सकते हैं। 2019 की रिसर्च के मुताबिक मार्स पर जाने वाले 3 में से किसी एक एस्ट्रोनॉट्स की याददाश्त को भी खतरा हो सकता है। तो ऐसे में हम यह भी नहीं चाहेंगे कि हम रात भर सोते रहे और मार्स का सपना देखते रहे। सुबह जब आँख खुली तो हमें यह भी याद न रहे कि हमें रात को सपना आया था। ऐसे में हम इन रेडिएशन से जरूर बचना चाहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि इन रेडिएशन से कैसे बचा जाए। क्या हमें रेडिएशन से बचाने के लिए स्पेसक्राफ्ट की बाहरी परतों को मोटा करना चाहिए,
पर ऐसा करने पर क्राफ्ट का वजन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे हमारे मार्स के रास्ते में समस्या भी बढ़ जाएगी। रेडिएशन से बचाने के लिए हम वाटर को स्पेसक्राफ्ट की बाहरी लेयर के रूप में रख सकते हैं। अगर हम स्पेसक्राफ्ट को कुछ इस प्रकार डिजाइन कर सके कि हम उसके बाहरी लेयर पर वाटर ले जा सके, तो हम रेडिएशन से बचने के साथ साथ हम इस वाटर को भी साथ ले जा सकते हैं, जिसका हम बाद में इस्तेमाल कर सके, क्योंकि इस वाटर पर रेडिएशन का कोई असर नहीं होगा। चलो मान लेते हैं हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, तो क्या हम मंगल ग्रह पर इंसानी कॉलोनी बसा पाएंगे? नहीं, समस्या यही हल नहीं हो जाती, क्योंकि मंगल पर लैंडिंग के बाद उनका चलना मुश्किल हो जाएगा। एस्ट्रोनॉट की कुछ ही महीने बाद धीरे धीरे हड्डियां पतली होने लगेगी, क्योंकि हम एक ऐसे प्लेनेट पर पले बढ़े हैं जहां ग्रेविटी है। ऐसे में अगर हम किसी आउट ऑफ स्पेस में किसी भी प्लेनेट पर जाते हैं, हमें वहां तैरने में मजा तो बहुत आएगा, लेकिन हमारा शरीर अंदर से समाप्त होने लगेगा। हम स्पेस में जिम के जरिए सुरक्षित तो रह सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉट के लिए अकेलापन भी एक बड़ी समस्या है। डीप स्पेस ट्रेवल अभी इंसानों द्वारा नहीं किया गया। वैज्ञानिकों की माने तो यह इंसानों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, जहां इंसान पृथ्वी के खूबसूरत वातावरण को छोड़कर एक काले अंधेरे में जहां किसी से उम्मीद भी नहीं की जा सकती, दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे में मानव की मानसिकता बदल सकती है, जिसका हमें बुरा असर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ना आपको कोई जीव दिखाई देगा, ना कोई कीड़ा। वहाँ सिर्फ आप, हवा और आपकी टीम के लोग ही होंगे जिनसे आप बात कर पाएंगे। इसलिए आपकी क्षमता का पूरा इम्तहान होगा। हमें धरती पर जीने के लिए दूसरे इंसान की जरूरत पड़ती है, पर हम पृथ्वी पर रहते हुए यह बात अच्छे से समझ नहीं पाते। अगर हम किसी मुसीबत में भी होते हैं तो हम एक दूसरे से राय लेते हैं, लेकिन वहाँ समस्या को समझाने या समझने वाला कोई नहीं होगा। मार्स पर पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रेड प्लेनेट पर जीवित रहना एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना कभी किसी ने नहीं किया। ऐसे में मार्स पर जाना क्यों मुश्किल है, यह लिस्ट बनाना काफी लंबी होगी, साथ ही डरावनी भी होगी। इंसान भलीभांति जानता है कि रेड प्लेनेट पर फतह पाना बहुत मुश्किल काम है, फिर भी इंसान हर हाल में चाहता है कि मंगल को इंसानों के रहने लायक बनाया जाए, क्योंकि पृथ्वी के सामने बहुत सारे खतरे हैं। एस्टेरॉयड की टक्कर, न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन, जलवायु का बदलाव आदि। इसलिए इंसान यहाँ से निकलना चाहता है। ऐसे में हम आज उस प्लेनेट को जल्द से जल्द पता लगाने में लगे हुए हैं, जहाँ इंसान आसानी से रह सके। नासा का मकसद 2030 तक इंसान को मंगल तक भेजना है। आज इंसान मार्स तक जाना चाहता है, लेकिन पहले हमें थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए मून से अच्छा हमारे लिए क्या ही होगा। इसलिए यह स्पेसक्राफ्ट पहले मून तक जाएगा, क्योंकि मून पर अगर स्पेसमैन को कोई दिक्कत आती है तो हम वहां तक उनके लिए सहायता पहुंचा सकते हैं। लेकिन वही समस्या मार्स पर आती है तो उस समय उनके लिए मदद पहुंचाना एक मुश्किल काम होगा, या शायद हम उनको किसी प्रकार की सहायता ना कर पाए। मंगल और अर्थ के बीच एक स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा, जो कि हमें रेड प्लेनेट तक पहुंचने में मदद करेगा। यह मानव के लिए एक कदम ही नहीं, यह दूसरे प्लेनेट पर पहुंचने के लिए एक लॉन्च पैड भी होगा। जब हमने इंसान को पहली बार दूसरे ग्रह पर भेजा तो वह ग्रह चंद्रमा था, जिससे पहले हमने यह कार्य नहीं किया था, और हम अभी इसी दिशा में हैं। नासा रेड प्लेनेट पर उतरने की बात तो कर रहा है, लेकिन हर कोई उससे सहमत नहीं है। ज्यादातर इंसानों को लगता है कि धरती पर कोई गड़बड़ हुई तो रेड प्लेनेट हमारी जान बचाएगा, लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम खुद अपनी धरती का ख्याल रखें। अगर इंसान मार्स पर इंसानी कॉलोनी बसाना चाहता है तो वह ऐसा करे। हम इंसान चुनौतियों को सुलझाने में माहिर हैं और एक के बाद आई चुनौतियों को जल्द ही हल कर लेते हैं, क्योंकि इंसान में वह शक्ति है जो चुनौतियों का सामना कर सके। लेकिन मार्स के रास्ते में बहुत सी चुनौतियां हैं, जिसमें से हम इंसान आज कुछ समस्याओं का समाधान ढूंढ चुके हैं। ऐसे में अभी इंसान के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसका इंसान जल्दी समाधान ढूंढ निकालेगा। ऐसे में क्या इंसान मार्स तक पहुंच पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर देना, और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।